जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। निकोबार परियोजना के लिए आदिवासियों के वन अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया है, ऐसा वहां के परिषद ने दावा किया है, जो जनजातीय परिषद है। वास्तव में जनजातीय प्रतिनिधि निकाय उन्होंने मंत्री से शिकायत की है, मतलब जुएल उरांव जी से, कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने केंद्र को एक झूठी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया है कि 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए वन भूमि के डाइवर्जन के संबंध में एफआरए के तहत आदिवासियों के अधिकारों की पहचान की गई और उनका निपटारा किया गया। इसके पहले इन दो वीडियो में मैंने किस तरह अंडमान निकोबार के शोम्पेन आदिवासी और अन्य आदिवासी समुदाय इस परियोजना के कारण खतरे में पड़ गए हैं, कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, साथ ही कितने सारे पेड़ पौधे और पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस अधिग्रहण की प्रक्रिया में किन किन तथ्यों को छुपाया गया, कहाँ झूठ बोला गया, वो अब सामने आना शुरू हो गया है। उसी में से एक कड़ी यहाँ भी है कि एफआरए के तहत अंडमान और निकोबार प्रशासन, जो कि एक प्रशासक के द्वारा चलता है, वहाँ की जो आदिवासियों की परिषद है उसकी भूमिका गौण कर दी गई है। उस प्रशासक के रिपोर्ट के आधार पर कि अंडमान निकोबार में जो भी आदिवासियों के एफआरए के तहत दावे थे उनका निदान किया जा चुका है, यानी कि उन्हें वन भूमि पर पट्टा दिया जा चुका है, जबकि जनजातीय प्रतिनिधि निकाय प्रशासन की इस दावे को नकार रही है। हम यही समझने की आज कोशिश करेंगे कि इस दावे और प्रतिदावे में लोचा कहाँ पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने केंद्र को एक गलत प्रतिनिधित्व दिया, जिसमें दावा किया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी लोगों के अधिकारों की पहचान और निपटान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर 72,000 करोड़ की मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वन मंजूरी दी गई थी। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव को एक शिकायत में ये सब चीज़ें कही है। प्रस्तावित ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक हवाई अड्डा और एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप शामिल होगी। अब समझ लीजिए बिजली संयंत्र मतलब कितना यहाँ प्रदूषण होने वाला है। स्थानीय आदिवासियों ने कई चिंताएं जताई थी, जिनमें परियोजना के लिए लगभग 13,075 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग और कमजोर जनजातीय समूहों पर इसके प्रभाव शामिल थे। 2024 में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जुएल उरांव ने द हिंदू को बताया था कि उनका मंत्रालय वहां के आदिवासियों के परिषद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेगा। कुछ दिनों बाद मंत्री महोदय ने कहा था कि उनकी चिंताओं की जांच की जा रही है, लेकिन उन्होंने इस बात का ब्यौरा नहीं दिया कि किस पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ जांच की जा रही है बोल के पत्रकारों से बचने की कोशिश के रूप में बयान लगा। जनजातीय परिषद के एक सदस्य ने द हिंदू को बताया कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने पाया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने 2022 में एक प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम के अधिकारों की पहचान और उनका निपटारा हो चुका है और वन भूमि के हस्तांतरण की सहमति इसके बाद ले ली गई थी। जनजातीय परिषद निकोबार द्वीप समूह पर निकोबारी लोगों का प्रमुख प्रतिनिधि निकाय है और प्रशासन के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है, ऐसी उम्मीद की जाती है। और उसी परिषद ने 21 जुलाई को जुएल उरांव को लिखे एक पत्र में स्पष्ट किया कि उसने परियोजना के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। हम आपको यह सूचित करने के लिए लिख रहे हैं कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकारों के निपटान की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, इसलिए वन अधिकारों के निपटान का कोई सवाल ही नहीं उठता। परिषद ने कहा कि उसे हाल ही में निकोबार जिले के उपायुक्त द्वारा जारी अगस्त 2022 के एक प्रमाण पत्र के बारे में पता चला है, जिसमें इसके विपरीत दावा किया गया है और इसीलिए वह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यानी वहां के आदिवासियों ने सहमति नहीं दी है, लेकिन बावजूद प्रशासन ने उनकी सहमति के बगैर ही वन अधिकारों के निपटान का आदेश जारी कर दिया। एफआरए के तहत 18 अगस्त 2022 को जारी किए गए इस
वन डाइवर्जन प्रमाण पत्र के अनुसार, जिसकी एक प्रति द हिंदू द्वारा देखी गई थी, प्रशासन ने विशेष रूप से दावा किया कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के इस समग्र विकास की परियोजना के तहत आने वाले 121.87 वर्ग किलोमीटर के पूरे संरक्षित वन क्षेत्र और 8.8 वर्ग किलोमीटर के आदिवासियों के वन के लिए एफआरए के तहत अधिकारों की पहचान और निपटान की प्रक्रिया पूरी की गई है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने अपनी मासिक एफआरए प्रगति रिपोर्ट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के समक्ष कहा है, यानी कि वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून, उसे द्वीपों पर कानून लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही वन आदिवासी जनजातीय संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत संरक्षित हैं। जबकि आदिवासी जनजातीय संरक्षण अधिनियम 1956 द्वीप समूह के प्रशासक को वन भूमि के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार देता है। एफआरए के तहत ऐसा हस्तांतरण तभी किया जाना चाहिए जब पहले अधिकारों का निर्धारण हो जाए और फिर संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति ली जाए। यह स्पष्ट नहीं था कि परियोजना के लिए वन भूमि का हस्तांतरण एफआरए के तहत किया गया था या आदिवासी जनजातीय संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत। निकोबार द्वीप समूह पर बुनियादी ढांचा परियोजना 2022 में प्रारंभिक मंजूरी मिलने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। परियोजना को स्थानीय आदिवासियों की सहमति गलत तरीके से मिलने के तुरंत बाद लिटिल और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने सहमति देने की जानकारी मिलने के बाद अपनी सहमति वापस ले ली। जब उन्हें पता चला कि हमसे ही सहमति हो गई है, देखिए ये कुछ लोगों के हस्ताक्षर से ऐसी चीज़ें होती रही है। देश के कई आदिवासी इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती है। बिना आदिवासियों के सहमति से ही कुछ लोगों के हस्ताक्षर गलत तरीके से ले लिए जाते हैं। तो एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी बाद में सहमति प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन और परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता व्यक्त की थी। और इधर केंद्र सरकार का कहना है कि परियोजना के लिए वन मंजूरी देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था यानी कि दे दिया गया है। द हिंदू द्वारा देखी गई मंजूरी संबंधी कागजी कार्रवाई से पता चलता है कि प्रशासन ने लक्ष्मीनगर, गांधीनगर और कैंपवेल वे पंचायतों के ग्रामीणों के लिए 12 अगस्त 2022 को एक विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलाई थी, जिसमें वन भूमि के हस्तांतरण पर सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा 3 दिन बाद उपमंडल स्तरीय समिति ने एक बैठक बुलाई, जिसमें शोम्पेन जनजातियों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया या एनओसी दिया गया, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासन की अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के माध्यम से किया गया था। ये उस डॉक्यूमेंट में शामिल है जिसका वहाँ के आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। अपने पत्र में जनजातीय परिषद ने कहा कि जिस ग्राम सभा ने वन परिवर्तन के लिए सहमति दी, उसमें ग्रेट निकोबार के निकोबारियों को शामिल ही नहीं किया गया, जिनके पैतृक गांव चिंगेन, इनहेंग, लोई, पुलोबहा, कोकेन, पुलोपक्का और अन्य प्रस्तावित परियोजना जिन गांवों को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये वही बात हो गई कि दूसरी जगह के लोगों को उस गांव का आदमी बताकर जन सुनवाई के नाम पर हस्ताक्षर करवाया जाता है खिला पिला कर। तो ये भी वही मामला है, लेकिन पूरी बात वो लोग वहाँ से पूरी निकल नहीं पा रही, क्योंकि वो ऐसा जगह है वहाँ से रिपोर्ट निकालना, ऐसी खबरें निकालने में भी बहुत समस्या है। जो भी अभी हमारे बीच में आई है समाचार पत्रों के माध्यम से, मैं वही जानकारी अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ। परिषद ने यह भी कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत शोम्पेन की सहमति अंडमान आदिम जाति विकास समिति के किसी अधिकारी के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। इन लोगों के कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के सहमति से शोम्पेन आदिवासियों की समाज की सहमति नहीं होगी। किसी एक व्यक्ति ने खा पी कर अपनी सहमति या हस्ताक्षर कर दिया और वह व्यक्ति पद में बैठा, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ की ग्राम सभा ने या वहाँ शोम्पेन आदिवासियों ने सहमति दी है। तो यही होता है सब जगहों में, अपने प्यादे बैठाए जाते हैं। गांव में भी कुछ लोगों को फंसा के उन्हें खिला पिला के हस्ताक्षर करवाया जाता है और बाकी लोगों को भी उन लोग के मार्फत कुछ करा के पैसा देकर हस्ताक्षर कराया जाता है। तो यही स्थिति इन लोगों का भी कहने का मतलब है। अंडमान निकोबार के आदिवासी यह उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जुएल उरांव जी उनकी शिकायत का जवाब देंगे। यदि जवाब नहीं आता है तो वे इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास और क्या विकल्प हैं। यहाँ तक कि परिषद की शिकायत 30 जुलाई को बाई पोस्ट भी भेजी गई। इतना ही नहीं, ईमेल के द्वारा भी जुएल उरांव के कार्यालय को पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब या पावती उन लोगों को नहीं मिली है।
पूंजीपतियों को जब फ़ायदा पहुंचाने की बात आती है तो अक्सर आदिवासियों की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है, और वही कुछ निकोबार में भी हो रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव को लिखे अपने पत्र में जनजातीय परिषद ने कहा कि परिषद द्वारा अपनी सहमति, जो कि गलत तरीके से ली गई थी, लेकिन फिर भी उस सहमति को वापस लेने संबंधी निर्णय के बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही हमें कोई इस प्रक्रिया से फ़ायदा हुआ। तो हमारी व्यथा और हमारा दुख कौन सुनेगा। परिषद ने निकोबारी समुदाय और शोम्पेन आदिवासियों के अधिकारों, परंपरा, संस्कृति और वनों की रक्षा के लिए मंत्री के हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना कहीं भी जनजाति आरक्षित क्षेत्र या शोम्पेन आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में ना हो। लेकिन आपने देखा कि कागजी कार्रवाई तो कुछ और ही बता रही है। ऐसी स्थिति अक्सर आदिवासी इलाकों में हम देखते हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से कहती कुछ और है और करती कुछ और है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आदिवासियों के इलाकों में आदिवासी प्रतिनिधि भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं दिखते हैं, जिस कारण से आदिवासियों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती। इससे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आदिवासियों की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि 72,000 करोड़ के परियोजना में सबने अपना अपना कमीशन सेट कर दिया है। वैसे में कोई नहीं चाहता कि उसका हिस्सा ना मिले। सिद्धांततः इस परियोजना को पैसा अलॉट होने के बाद नहीं रोका जा सकेगा, भले उसे पूरा ना किया जाए, लेकिन पैसा पूरा निकाला जाएगा। वैसी कुछ स्थिति हम झारखंड के स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इचा डैम का भी देखते हैं। 1978 से लेकर अब तक हज़ारों करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं। सिर्फ पैसा निकलता है, काम कुछ नहीं होता है। काम कुछ नहीं हो रहा है, इसका फ़ायदा तो आदिवासी समाज को हो रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज लगातार आंदोलन में है और इस डैम को इस इलाके में नहीं बनाने देना चाहती है। तो आदिवासियों को किस तरह से ठगा जाता है, उसे भी हम आदिवासियों को एक प्रोजेक्ट के रूप में ऐसे आंदोलनकारियों को निकोबार का परियोजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। यह एक तरह से निकोबारी आदिवासी और शोम्पेन आदिवासियों को समूल नष्ट करने की एक परियोजना है, जो इस तरह से नहीं दिखाई जा रही है, बल्कि ऐसे दिखाई जा रही है मानो उन्होंने अपनी सहमति दे दी और उनका एफआर से संबंधित जितने भी मामले थे उसका निपटारा किया जा चुका है, उन्हें वन भूमि पट्टा दिया जा चुका है। इस तरह के आदेश कागज़ों में मिल रहे हैं, जिस कारण से यह खबर फ्लोर हो पाई है कि वह सब दावे सरकार के झूठे हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।